Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 11 students, here are some questions from the worksheet on sets and Venn diagram. Past paper questions हैं ये उस वर्कशीट के जो आपको दिए हम लोगों ने सेट्स और वेन डायग्राम की। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने प्रीवियसली वीडियो में जो है वो सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में देखते हैं उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमारे पास मई जून 2021 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का। इसमें हमसे कह रहा है कि यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। ये आपको वेन डायग्राम जो है वो ऑलरेडी दी हुई है उसने, और ये जो ग्रे पार्ट है ये पूरा उसने शेड करके दिया हुआ है, और ये ग्रे पार्ट जो है ये आउटसाइड ए और बी है, ठीक है। और तो वो हमसे ये कह रहा है कि सेट नोटेशन में लिख के दिखाओ कि ये जो शेडेड पार्ट है ये कैसे लिखा जाएगा। तो सिंस दिस पार्ट इज आउटसाइड ए और बी मतलब ए भी शेड नहीं है, बी भी शेड नहीं है, तो ए और बी जो है वो शेड नहीं है, इसके बाहर का रीजन जो है वो शेड है। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी पे आप कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे तो उससे जो है वो इंडिकेशन हो जाएगी कि ये बाहर का रीजन जो है वो शेड है। तो इसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही है कि ए यूनियन बी मतलब ना ए शेड है ना बी शेड है। कौन शेड है? इनके अलावा शेड है, तो नॉट, इसीलिए हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम नॉट का वर्ड यूज करते हैं। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसका सेट नोटेशन हो गया। तो ये 1 मार्क का जो है वो आपको क्वेश्चन मिल गया। और मैंने आपको बताया था 2 तरह के क्वेश्चन है, दोनों तरह के क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ उसने जो है वो मुझे शेडेड पार्ट देके मुझसे सेट नोटेशन लिखवाया, और यहाँ देखो वो मुझे सेट नोटेशन देके शेडेड जो है वो रीजन जो है वो कह रहा है कि शेड करो उस रीजन को। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, आसान सा था क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। तो हम हमेशा यही देखते हैं कि शेडेड पार्ट कौन सा नहीं है, तो यहाँ ए यूनियन बी के बाहर वाला पार्ट जो था वो शेडेड था, तो इसीलिए जो है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें जो है वो एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे नंबर्स हैं। और उसने कहा है कि देयर इज अनदर सेट दैट इज पी विच इज बेसिकली अ फैक्टर ऑफ 36, ठीक है। तो अब हमें जो है वो ये खुद इसके एलिमेंट जो हैं वो लिस्ट करने पड़ेंगे। क्यों कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इसके भी हमें सारे एलिमेंट्स खुद ही लिखने पड़ेंगे। और फिर कह रहा है कि आर एक और सेट है आपके पास जिसमें एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 3 and 6, 3 और 6 के बीच में, और 3 और 6 दोनों इंक्लूडेड है। तो हम सबसे पहले जो है वो सेट पी को लिखते हैं। सेट यूनिवर्सल जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास दैट इज ऑलरेडी देयर, वो लिस्टिंग मेथड में ऑलरेडी मेंशन है, एलिमेंट्स हमें सारे नजर आ रहे हैं, 2 से लेकर 12 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो पी है सेट, ये बेसिकली सेट बिल्डर में है, तो आपको एलिमेंट्स खुद लिखने हैं। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है कि हमें फैक्टर्स ऑफ 36 लिखना है। अब फैक्टर्स ऑफ 36 जो है वो हमें अपने यूनिवर्सल सेट में से ढूंढ कर लिखने हैं, ठीक है। हम इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन होता है तो आपको हर चीज़ उस यूनिवर्सल सेट के मुताबिक ही करनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या 2 के टेबल में 36 आता है, बिल्कुल 2 भी आएगा। और यहाँ जो है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व भी किया हुआ है। यहाँ 3 जो है वो नहीं लिखा, तो मैं यहाँ 3 ऐड कर देता हूँ, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा क्योंकि 3 के टेबल में भी जो है वो 36 आता है। 4 के टेबल में भी 36 आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में 36 नहीं आता है, 8 के टेबल में 36 नहीं आता, 9 के टेबल में आता है, 9 4 तो 36। और 12 जो है 10 के टेबल में नहीं आता, 11 में नहीं आता, लेकिन 12 में आता है, 12 3 36। तो मेरे पास पी के जो एलिमेंट्स आ गए दैट आर 2 3 4 6 9 और 12, ये सारे के सारे पी के एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, अगर अब वो आपसे सवाल करता है कि यहाँ पी से पहले ब्रैकेट लगाता है, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट, और यहाँ एन लिख देता, तो इसका मतलब था कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी बताना है, तो फिर मैं काउंट कर लेता 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ मैं सबको ऐड अप नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा जो है वो कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स में आया हुआ है। उनको लगता है कि भाई, उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई ऐड अप कहाँ करना है और हमें जो है वो काउंट करके कहाँ लिखना है। तो यहाँ देखो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ टोटल स्टूडेंट्स हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तो सिंपल मतलब एलिमेंट्स लिखे हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, तो यहाँ आपको सिर्फ काउंट करना है। तो अगर वो आपसे यहाँ कहता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी कितना है, तो आप बस सिंपली काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसने नहीं पूछा तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्यू लिखना है, क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल 4 होगा। और मतलब 4 के टेबल में कौन कौन आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो 4 8 12 जो है वो क्यू सेट के एलिमेंट्स हो गए सारे। और फिर हमसे कह रहा है कि आर जो है वो सच दैट इट इज इन द रेंज ऑफ 3 to 6, तो 3 4 5 6 जो है वो आर के सारे मेरे पास एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कंप्लीट द वेन डायग्राम। अच्छा, अब इस ये जो आपने सारे लिस्टिंग मेथड में सारे एलिमेंट्स लिखे हैं,
इसका उसने कोई आपको मार्क नहीं दिया। अब ये जो वेन डायग्राम कंप्लीट करनी है, इसके उसने आपको 3 मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ कोई भी गलती कर दी ना, तो फिर आपका वेन डायग्राम में मार्क कट जाएगा। तो आपको यहाँ बड़ी जो है वो ध्यान से एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स हमने लिख दिए, अब हमें जो है वो वेन डायग्राम कंप्लीट करनी है। वेन डायग्राम कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये तीनों वाला पार्ट जो होता है, इसको जो है ना वो फिल करूंगा। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ जो है वो 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 4 है। तो 4 ऐसा नंबर है जो मुझे तीनों जगहों पे तीनों सेट्स में नजर आ रहा है पी क्यू आर में, क्योंकि वेन डायग्राम बनी हुई थी। पी क्यू आर जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स उसने बना के दिए हैं, और ये यूनिवर्सल सेट है। अब जब ओवरलैपिंग सेट्स बना के दिए, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो कॉमन है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 4 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन पी, 4 इज ऑल्सो देयर इन क्यू, एंड 4 इज ऑल्सो देयर इन आर। सो आई विल जस्ट राइट 4, उस जगह पे 4 लिखूंगा जो तीनों सेट का कॉमन एरिया होता है। ये वाले की सेट की इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ सबसे पहले 4 लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब फिर मैं देखता हूँ कि भाई पी और क्यू में क्या कॉमन आ रहा है अदर देन 4। पी और क्यू में क्या कॉमन आ रहा है अदर देन 4। तो मैंने पी और क्यू को फोकस किया। तो पी और क्यू में 4 तो कॉमन है, ये मैं लिख चुका हूँ। इसके अलावा और कुछ कॉमन है? बिल्कुल, 12 कॉमन है। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ ऊपर 12 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद अब ये देखता हूँ कि क्यू और आर में कुछ कॉमन है। तो क्यू और आर में जो है सिर्फ 4 जो है वो कॉमन है, जो मैं लिख चुका हूँ। 4 के अलावा यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने क्यू और आर की जो जगह थी वो खाली छोड़ दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि पी और आर में क्या कॉमन है। तो पी और आर में जो है मेरे पास 4 था, जो मैं लिख चुका हूँ। 3 है, और 6 भी है मेरे पास। तो मुझे यहाँ 3 और 6 जो है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने 6 लिख दिया है, और यहाँ मुझे 3 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 6 जो है वो पी और आर में कॉमन है। देखो, यहाँ 3 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 3 नज़र आ रहा है, यहाँ 6 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 6 नज़र आ रहा है। तो 3 मैंने लिख दिया। और फिर अब जो है वो मुझे बाकी की चीज़ें लिखनी है सारी, कि मेरे पास अब बाकी क्या क्या चीज़ें बची हैं। यहाँ से मैं 3 हटा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो, जब मैंने कॉमन एरियाज सारे फिल कर लिए, तो अब उसके बाद मुझे ये देखना है कि भाई अब ओनली ओनली वाली जो जगहें होती है, जो सिर्फ पी में रह गया है बस। अब पी में क्या आ गया है? अब पी में 2 मैंने नहीं लिखा, क्योंकि पी में जो है वो 12, 4, 6 और 3 आ चुके हैं। तो 12, 4, 6 और 3 आ चुके हैं, तो 2 और 9 बचे। तो 2 और 9 मैंने इस वाले रीजन में लिख दिया। अच्छा, अब क्यू की बात करते हैं। क्यू में देखते हैं क्या बच गया है। तो क्यू में ऑलरेडी आप जो है वो 12 और 4 तो लिख चुके हो। तो क्यू में आप 12 और 4 तो लिख चुके हो, सिर्फ 8 बचा, तो आपने 8 को यहाँ लिख दिया। उसके बाद आर में आ जाते हैं। आर में हम ऑलरेडी क्या लिख चुके हैं? आर में हम जो है वो 6, 3, 4 लिख चुके हैं। 6, 3, 4 हम लिख चुके हैं, सिर्फ 5 बचा, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब यहाँ हमारा काम खत्म नहीं हुआ, बाहर भी तो रीजन है ना। बाहर वाला रीजन भी देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्सल सेट में ऐसा कोई नंबर है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो 2 यहाँ लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने क्या किया, 7 को आउटसाइड लिख दिया। और उसके बाद जो है वो 8 नज़र आ रहा है, 9 नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो है वो मुझे 10 भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने 10 भी लिख दिया बाहर। और उसके बाद जो है वो 10 के बाद 11 मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने 11 भी बाहर लिख दिया। और 12 से मुझे नज़र आ रहा है अंदर, तो मैंने 12 छोड़ दिया। तो इसका मतलब है 7, 11 और 10 जो है ये बाहर की साइड पे आ गए। ठीक है। चलो, ये मैंने 3 नंबर के लिए अपनी वन डायग्राम को फिल कर लिया। अब आ जाओ ज़रा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, पी इंटरसेक्शन, और फिर ब्रैकेट में कह रहा है क्यू यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट। क्यू यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट अदर देन क्यू यूनियन आर। तो इसका मतलब है कि भाई ये पूरा क्यू, इस पूरे की बात कर रहा हूँ क्यू, और ये पूरे आर की बात कर रहा हूँ। तो इनमें जितने भी नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, आप इनको हटा दो। आप इनको हटा दो, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि है तो ये 1 मार्क का ही ना। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट नहीं करूंगा, पहले मैं फाइंड करूंगा क्यू यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं क्यू यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा, फिर मैं उसमें से और पी में से कॉमन तलाश करूंगा। ठीक है। और मुझे जो है वो एलिमेंट्स लिखने हैं कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो उसमें आ रहे हैं। तो पहले मैंने क्या काम किया, पहले मैंने ये काम किया कि मैंने क्यू यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट निकाला। क्यू यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि क्यू यूनियन आर के अलावा कौन से नंबर आपके पास आपको नजर आ रहे हैं। तो क्यू यूनियन आर का मतलब है क्यू सेट कंप्लीट और आर सेट कंप्लीट। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ना, इन सबको छोड़ दो। इसके अलावा मुझे 2, 9, 7, 11 और 10 नजर आ रहे हैं। तो मैंने 2, 9, 7, 11 और 10 यहाँ लिख दिए। ठीक है, ये सारे मेरे पास आ गए। यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ गया 2, 7, 9, 10, 11। ये कैसे आया? मैंने सिर्फ इतना देखा
कि क्यू सेट और आर सेट में जितने नंबर हैं मैंने उनको हटा दिया, उसके अलावा मेरे पास ये 2 9 लिखा हुआ है और ये 11 7 और 10 लिखा हुआ है। तो मैंने सीक्वेंस के साथ 2 7 9 11 10 10 11 यहाँ लिख दिए। उसके बाद जो है अब मुझे जो है वो पी सेट यहाँ लिखा हुआ है 2 3 4 6 9 12। अब मुझे दोनों में कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। तो अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है, 11 नहीं है, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ भी नजर आ रहा है और यहाँ भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा जो है वो एलिमेंट जो है वो इस पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट का सिर्फ 2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इस 2 को ब्रैकेट में भी लिख दो, कोई मसला नहीं, और 2 ऐसे भी लिख दो। वैसे उसने बोला है लिस्ट द एलिमेंट्स, तो आपने सिर्फ 2 लिख दिया यहाँ। ठीक है, ये 1 मार्क का हो गया। फिर वो आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू। तो पहले पी यूनियन क्यू फाइंड कर लेते हैं। पी यूनियन क्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम यही देख लेते हैं कि कितने नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। पी यूनियन क्यू का मतलब है पूरा पी और क्यू। ठीक है, पूरा पी और क्यू में देख लो कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो ये जो है वो हम काट देते हैं इसको और हम यहाँ 7 लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू का क्या मतलब है कि पूरा पी की बात कर रहा है और पूरे क्यू की बात कर रहा है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, तो इसका आंसर 7 हो गया। उसके बाद कह रहा है यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। इस वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है सेट नोटेशन से बताओ कि कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। ये नल सेट होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट। तो आपसे कह रहा है कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इस वेन डायग्राम से रिलेटेड है। अब इसमें कौन सा रीजन है जहाँ कोई एलिमेंट आपको नजर नहीं आ रहा, बाहर भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, इधर भी एलिमेंट लिखा हुआ है, इधर भी है, इधर भी है। सिर्फ ये वाला जो ऐसा रीजन है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो शेड कर दूं, तो ये वाला जो रीजन है ऐसा, ये जो है वो नल सेट के बराबर है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ। तो अब ये जो पार्ट है ये बेसिकली पार्ट है क्यू इंटरसेक्शन आर के। ये जो पार्ट है ये क्यू इंटरसेक्शन आर का पार्ट है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट नहीं है, तो मुझे इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, निकालने के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह समझ लो, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इस तरह समझो कि पहले यहाँ जो है शेडेड कर दो अच्छी तरीके से। जो आपसे पूछे ना कौन से रीजन की बात कर रहा है, आपने शेड कर दिया। अब इस रीजन को डिफाइन करो, ये कौन सा रीजन है। तो ये क्यू इंटरसेक्शन आर है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसमें से मैंने पी को बाहर निकाल दिया। तो पी बाहर निकालने का मतलब है कि मैंने पी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया और पी कॉम्प्लीमेंट के बाद मुझे यहाँ इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब इंटरसेक्शन आता है ना तभी जो है वो हम बाहर का देखते हैं। तो बाहर चूंकि शेड नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ इंटरसेक्शन यूज किया। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये वाला रीजन है। और जो कि उसने ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे यही चीज पूछ ली कि भाई अब एक काम करो, जरा मुझे शेड करके दिखाओ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हमने जो है वो ब्रैकेट में यूं करके बंद कर दिया और देखा बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन होता है, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पूरा रीजन है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई आपको पूरा रीजन नहीं करना शेड, आपको उसमें से ए को निकाल देना है, पूरे ए को निकाल देना है। तो आपने क्या किया, पूरे ए को निकाल दिया, इस पार्ट को शेड नहीं किया आपने, सिर्फ ये वाला पार्ट शेड कर दिया। तो ये जो है वो आपको 1 मार्क का शेड द सबसेट हो गया। तो बेसिकली ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। देखो यहाँ भी यही शेडेड रीजन आ रहा है और यहाँ भी यही शेडेड रीजन आ रहा है। तो बेसिक उसने यही काम किया, पहले आपसे लिखवा लिया और फिर आपको बोला कि भाई अब शेड भी कर दो, वेरिएबल चेंज करके कह रहा है शेड भी कर दो। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बेसिकली बी इंटरसेक्शन सी है, मतलब बी और सी का कॉमन पार्ट है, लेकिन कंप्लीट कॉमन पार्ट नहीं है। इसमें से मैंने ए का जो कॉमन पार्ट है ये पूरा का पूरा निकाल दिया है, मतलब ए का जो सेट है वो पूरा का पूरा निकाल दिया है। तो इसीलिए यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है, मतलब नॉट ए, और नॉट ए निकाल दिया है। निकालने का मतलब है कि इंटरसेक्शन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे बाहर जो है वो शेडेड एरिया नज़र नहीं आ रहा, और शेडेड एरिया नज़र नहीं आ रहा है। देखो ये कॉम्प्लीमेंट में ही आता है, जब कॉम्प्लीमेंट आएगा ना तभी बाहर की फिक्र करनी है, वरना बाहर की हम फिक्र ही नहीं करते। इसलिए लिखा है क्योंकि ये बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट है। तो इसको सिंपल पढ़ने का तरीका यही है कि बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन पार्ट, लेकिन कंप्लीट कॉमन पार्ट नहीं है, उसमें से मैंने ए को निकाल दिया। तो ए को निकालने का मतलब है नॉट ए, और नॉट ए को हम सेट नोटेशन में लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन इस वजह से आया क्योंकि बाहर का जो रीजन है वो शेडेड नहीं है। अगर ये यहाँ बाहर का रीजन शेडेड होता तो डेफिनेटली फिर मैं यहाँ यूनियन यूज कर लेता।